हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। यह है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 24 मार्च 2017। सो आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज सर्कुलर इकोनॉमी, देन सेकंड इज हाइपरसोनिक विंड टनल एंड शॉक टनल, देन थर्ड इज ड्रग रेगुलेटर, फोर्थ इज नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, फिफ्थ इज विकल्प, देन सिक्स्थ इज गैंगेज रिवर डॉल्फिन, देन सेवेंथ इज BRVPV, then next is standing deposit facility, then second last is Ranthambore Tiger Reserve, and last is राष्ट्रीय वयोश्री योजना। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर इकोनॉमी वाज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज ट्रू अबाउट इट। सो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है और उसके बारे में क्या ट्रू है ये हमें बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज a circular economy is an industrial economy that promotes greater resource productivity, aiming to reduce the waste and avoid pollution by design or intention. Okay, मतलब पोल्यूशन कम करना है, वेस्ट जो है वो कम करने है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करनी है, ऐसा सर्कुलर इकोनॉमी का मोटो होता है। ये इसमें कहा गया है। कैसे करते हैं तो डिजाइन और डिजाइन मॉडिफिकेशन से इसको अचीव करना है। देन नेक्स्ट इज सेकेंड, मॉडल ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर इकोनॉमी इज टेक मेक एंड डिस्पोज। तो ऐसा ये मॉडल जो है इसका जो यूज करते हैं वो है टेक मेक एंड डिस्पोज, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज इन सर्कुलर इकोनॉमी मटेरियल फ्लोज आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के मटेरियल फ्लो होते हैं। कौन से तो बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रिएंट, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें कौन सा ट्रू है ये बताना है, 1, 1, 3, 2, 3 एंड ऑल। तो फ्रेंड इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दैट इज ये जो मतलब सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें क्या करना है, वेस्ट कम करना है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है, पोल्यूशन कम करना है। और कैसे अचीव करना है तो डिज़ाइन मॉडिफिकेशन, मतलब डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करके वगैरह, ऐसे सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है। ओके, देन थर्ड जो है ना वो भी करेक्ट है, मतलब इसमें दो टाइप के मटेरियल फ्लो होते हैं, जो है बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स और नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रिएंट। इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से बता दूँ और, लेकिन ये जो है ना ये सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल, ये टेक मेक डिस्पोज, ये सर्कुलर इकोनॉमी का नहीं, ये जो हमारी रेगुलर हम इकोनॉमी जो होती है, मतलब लीनियर इकोनॉमी, उसका मॉडल होता है, ठीक है। मतलब हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज 1 एंड 3 करेक्ट जी। ये देखिए जो ये मॉडल, और इसमें जो है ना सर्कुलर इकोनॉमी इकोनॉमी में इसमें फीडबैक रिच मॉडल अपनाते हैं, मतलब जो नॉन लीनियर मॉडल है वो कैसा है मैं आपको जो अगली स्लाइड पे बताता हूँ और ठीक से। द टर्म इनकम्पासेस मोर देन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू यूज ऑफ ग्रेटर रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब इसमें फॉसिल फ्यूल्स का जितना हो सके उतना कम यूज़ करना है सर्कुलर इकोनॉमी में, और रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देना है, वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, रिन्यूएबल एनर्जी रीयूज, इस इसमें जो सर्कुलर इकोनॉमी इसमें इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी वॉज फर्स्ट रेज्ड बाय टू ब्रिटिश एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, डेविड पियर्स एंड कैरी टर्नर। इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट टर्म है वो डिफाइन की थी। एंड इन सर्कुलर इकोनॉमी मटेरियल फ्लोज ऑफ टू टाइप, जो हमने हमारा थर्ड ऑप्शन था वो ये है, दो टाइप के फ्लो होते हैं। तो कौन सा, एक बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट डिजाइन टू री एंटर इनटू बायोस्फीयर सेफली, मतलब जो हमारी पूरी प्रोसेस है ना उसमें से जो कुछ पर्टिकुलर पार्ट है वो वेस्ट होता है, मतलब रीयूज नहीं कर सकते ऐसे, उस वजह से वो रीयूज नहीं हो सकते तो उसमें वेस्ट करना है। ओके, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस अपना के उसको एज अ वेस्ट करार करना है। तो वो वेस्ट है फिर भी जो है ना वो बायोलॉजिकली डिग्रेड होना चाहिए, ऐसा ये बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रिएंट। इसमें क्या है, टू डेजिग्नेट टू सर्कुलेट हाई क्वालिटी इन द प्रोडक्शन सिस्टम विदाउट एंटरिंग इनटू बायोस्फीयर एज वेल एज बीइंग रेट्रोएक्टिव एंड रीजनरेटिव बाय डिजाइन, मतलब ऐसे उनका रीयूज कर सके, ऐसे टेक्निकल न्यूट्रिएंट्स बनाने, मतलब रीयूज को इजी हो सके ऐसा हमें डिजाइन अच्छे से करना है, ऐसा टेक्निकल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, मतलब इकोनॉमी का टर्म्स, तो देखते हैं इसके ना, इजी है। एक डायग्राम बताता हूँ। ये देखिए ये है सर्कुलर इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को डिजाइन ऐसे करना है कि इसको प्रॉपरली अच्छे से बाद में भी यूज कर सके, ठीक है। देन क्या है तो प्रोडक्शन रीमैन्युफैक्चरिंग, ओके। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इनके पास आता है। उसके बाद कंजम्पशन, कंजम्पशन में क्या होता है तो यूज, रीयूज, रिपेयर, मतलब सिर्फ यूज करके यूज एंड थ्रो सिस्टम नहीं अपनानी है, तो यूज करना है, रीयूज करना है, रिपेयर करके फिर यूज करना है, ऐसे। देन अगर फिर भी अब उसकी पूरी पूरी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए तो उसके बाद उसको फेक नहीं देना है, तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपनानी है, और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में उसका कलेक्शन करना है,
ठीक है। तो कलेक्शन के बाद जो हमारा ये फर्स्ट था ना बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पे ये देखिए इसमें जो है यहाँ से बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट फेंक देने हैं, लेकिन उसका भी डिस्पोजल होना चाहिए, और जो बाकी बचता है दैट इज टेक्निकल न्यूट्रिएंट, उनको रिसाइकल करके फिर से रॉ मटेरियल बन के ऐसी ये इकोनॉमी जो है वो यूज़ करनी है। इसका मेन मोटो क्या है, तो पोल्यूशन हमें जितना हो सके उतना कम करना है। एंड ये जो लीनियर इकोनॉमी होती है हमारी रेगुलर, उसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन करते हैं रिसोर्सेज का, उसका प्रोडक्शन करके डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंजम्पशन और फिर वेस्ट। इस वजह से हमारा जो अभी बाकी बहुत सारा ई वेस्ट वगैरह ये जनरेट होता जाता है, और बाकी हेल्थ हज़ार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ही बहुत लंबा खींच गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गई हमारी, आई होप सो। सो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंडिजिनियसली डेवलप हाइपरसोनिक विंड टनल एंड शॉक टनल, द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड स्टिमुलेशन कैपेबिलिटी इन वर्ल्ड वेयर कमीशन एट। तो ये जो हाइपरसोनिक विंड टनल है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, इंडिया में जिसको अभी बना लॉन्च किया गया, इंडिजिनियसली डेवलप है, तो वो कहाँ पे कमीशन किया गया, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस दिए गए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC मुंबई, देन नेक्स्ट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, नेक्स्ट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो है श्रीहरिकोटा में, एंड लास्ट इज डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। ये याद रखना है कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में। और ये न्यूज़ थी थर्ड लार्जेस्ट हाइपरसोनिक विंड टनल। ये ऐसा होता है, ये देखिए, ये मतलब एक जस्ट डेमो पीस है, ऐसा पूरा बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, it would provide adequate data for design and development and current and future space ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मतलब इसमें क्या करते हैं कि अगर वो कुछ एरोडायनामिक वगैरह इस पे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रोजेक्ट पे रिसर्च करना हो, तो पहले इस टनल में किया जाएगा। पहले होता क्या था, हमें है ना जर्मनी ऐसे मतलब फॉरेन जाके इनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो करने पड़ते थे। जी अब्दुल कलाम जी की एक बुक थी, उसमें उन्होंने उनका इसके बारे में एक एक्सपीरियंस जो थे वो शेयर किए थे, मैं उस बुक का नाम भूल गया, सॉरी। Although with the advent of powerful computers, excellent modeling capabilities came into being and there was no replacement for wind tunnel testing and aerodynamic characterization। मतलब कंप्यूटर जो हमारा यूज़ है वो बहुत ही एडवांस हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो विंड टनल सिस्टम है इसको अभी भी हम रिप्लेसमेंट मिल नहीं पा रहा। तो हमें ये मतलब हमने इसलिए ये बना है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। और द फैसिलिटी ये जो कुछ बाकी है इतना हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही फैक्चुअल डिटेल्स है उसके। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ टॉप ड्रग रेगुलेटर इन इंडिया। हमारा जो रेगुलेटर कौन है, ड्रग रेगुलेटर कौन है, ये पूछा है। तो ऑप्शन इज ए ड्रग टेस्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया, बी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी जो है वो नन ऑफ दी अबाउ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये है, ये इसके बारे में न्यूज़ है। रूल्स ईज्ड फॉर HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी कॉम्बो ड्रग। मतलब अगर इनकी कॉम्बिनेशन ड्रग बनानी है तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो ईज कर दिए, मतलब आसान कर दिए गए। तो इसके पीछे मोटो क्या है, टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, इनके जो ड्रग्स है अवेलेबल टू पेशेंट एट ईजीएस्ट अर्लीएस्ट, एंड द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू वेव सम ऑफ द रेगुलेटरी प्रोसेस। फास्ट ट्रैक करने के लिए इसका प्रोसीजर गवर्नमेंट ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो नॉर्म्स थे उनको कम कर दिया है। इंडिया टॉप ड्रग रेगुलेटर, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये वाला, हैज सेड दैट द न्यू ऑर्डर companies manufacturing combination drug for HIV, hepatitis B and C can seek early approval with WHO recommendation। WHO की रिकमेंडेशन हो तो ये अर्ली अप्रूवल ले सकते हैं, इवन इफ इंटरनेशनली द मेडिसिन आर नॉट अप्रूव्ड। अगर बाकी दुनिया में किसी ने अगर ये मेडिसिन जो है वो अप्रूव नहीं किए गए, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन बट ओनली इंडिविजुअली, मतलब अगर यहाँ पे हमें यूज़ कर सकते हैं, तो ड्रग कंट्रोलर जो है वो इसको अपना परमिशन दे सकता है। हाउएवर द ड्रग हैव टू बी रिलेवेंट फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए रिलेवेंट होनी चाहिए। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द गैमेट ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस अप्रूव करता है फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, IV फ्लूइड्स, वैक्सीन्स एंड सेरा इन इंडिया। ये ड्रग कंट्रोलर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। इसके और बाकी कुछ फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। ये जो है ना वो स्टैंडर्ड्स जो है क्वालिटी और मेंटेनेंस के, इसके बारे में अपनी मतलब बनाता है। साथ ही साथ ये एपिलेट अथॉरिटी है, अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए क्वालिटी के बारे में, ड्रग्स के क्वालिटी के बारे में, तो। और प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल रेफरेंस रजिस्टर, जो एक रेफरेंस के लिए रजिस्टर जो होता है स्टैंडर्ड्स का,
वो भी यही बनाता है, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ जो प्रोसीजर है, मतलब सॉरी एक्ट जो है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए इन्फोर्समेंट के लिए, इसका भी ये काम करता है। एंड ट्रेनिंग ऑफ ड्रग एनालिस्ट, जो ड्रग एनालिस्ट आते हैं डेप्यूट के ये वो है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज से, उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एंड साथ ही साथ एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक रिसीव्ड एज सर्वे सैंपल फ्रॉम CDSCO, वो क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा जो कॉस्मेटिक्स मिलते हैं इनको, तो उनका एनालिसिस भी करता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज डैश बॉडी, मतलब ये नई बॉडी बनाने वाले हैं, नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये कौन सी बॉडी होने वाली है? तो ऑप्शन है स्टैट्यूटरी, क्वासी जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जीक्यूटिव। सो फ्रेंड, इसका आंसर है सी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने वाले। ये न्यूज़ थी, कैबिनेट अप्रूव्स न्यू कमीशन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो हुआ क्या है ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कैबिनेट ने ये रिसेंटली ये NSEBC, एक नई बॉडी बनाने के, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए अपनी हामी भर दी है, मतलब अप्रूव कर दिया है। और ये क्या कैसे बनाई जाएगी? तो हमारा जो आर्टिकल है ना 338, उसमें 338B, ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट किया जाएगा, अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। एंड द बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, ये अभी इंट्रोड्यूस होना बाकी है। और ये जो है नई बॉडी जो है ना, ये बनाने से पहले जो हमारी पहली बॉडी थी, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शायद ये फुल फॉर्म उसका, वो जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, ये जो पहले बॉडी थी ना, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज सेटअप, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इंदिरा सावने, सॉरी इसको कुछ प्रोनाउंसिएशन, सावने केस, उसमें आया था। और इस डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, ये बॉडी जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये स्थापित कर दी गई थी। इसके सेक्शन 9 जो है उसमें कहा गया है कि फंक्शंस ऑफ कमीशन, तो क्या क्या है फंक्शन? तो ये है एग्जामाइन द रिक्वेस्ट ऑफ द इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स एज बैकवर्ड क्लासेस, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन को बैकवर्ड क्लास का दर्जा देना हो तो ये NCBC द्वारा किया जाता है। अभी अभी तक तो है ये बॉडी, सो किया जाता है। नेक्स्ट इज द एडवाइस ऑफ कमीशन शैल बी ऑर्डरली बी बाइंडिंग अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके जो डिसीजन है वो बाइंडिंग हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन है, वो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं अभी देखता हूँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कीम विकल्प इज रिलेटेड टू, हमारी जो विकल्प स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, ये हमें पूछा गया है। So first is providing alternative meal under the midday meal. Next is providing waitlisted passengers confirm accommodation in next alternative train. C is using Aadhaar for pension Jeevan Praman. And D is providing alternative combination drugs for HIV and hepatitis B and C. तो जी इसका आंसर जो है वो है बी है, दैट इज विकल्प स्कीम जो है वो जो वेट लिस्टेड पैसेंजर्स होते हैं उनको अगली आने वाली ट्रेन में उनका कन्फर्म सीट जो है वो कन्फर्मेशन करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ऑब्वियसली लाई गई है। द न्यू रेलवे स्कीम टू शॉर्टन द वेट लिस्ट ट्रांसफर पैसेंजर टू अल्टरनेट ट्रेन, ये न्यूज़ थी इसके बारे में। और बाकी हम इसके जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं जी। तो इसमें होगा क्या, तो ये विकल्प स्कीम है, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो ये है अल्टरनेटिव ट्रेन अकोमोडेशन सिस्टम। इसमें क्या कर देंगे, अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया है और वेटिंग लिस्ट में है आपका नाम, तो अगले 12 घंटे में उस पर्टिकुलर आपको जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जो कोई भी अगली बाकी ट्रेन होगी उसमें आपको अगर सीट अवेलेबल हो, तो सीट अवेलेबल हो अल्टरनेटिव उसमें ट्रेन में, तो आपको सीट जो है वो अलॉट कर दी जाएगी और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इस वजह से होगा क्या, तो जो हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाता था, मतलब देखिए कि नेक्स्ट ट्रेन जो है उसके भी सीट्स खाली जा रहे हैं और आपको भी वेट करना पड़ रहा है, तो ये जो गैप था वो भर दिया जाएगा प्रोजेक्ट स्कीम विकल्प के साथ। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट गंगा रिवर डॉल्फिन एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो इसके बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। द गंगा रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये, एंड इसका जो स्टेटस है वो वर्नरेबल कहा गया है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है, 1 एंड बोथ। तो जी इसका आंसर है 1 ओनली, क्योंकि इसका स्टेटस जो है वो वल्नरेबल नहीं है, इसका स्टेटस है आई थिंक एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीसी का इसको स्टेटस दिया गया है। ये जो
रिवर हमारी साउथ एशियन रिवर्स में ही ये डॉल्फिन जो है वो पाए जाते हैं, और ये फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन, ओके, रिवर डॉल्फिन और फ्रेश वाटर डॉल्फिन इस नाम से इनको जाना जाता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान, ठीक है। और इनके जो है ना दो दो डिफरेंट टाइप्स है बेसिकली। एक है गंगा रिवर डॉल्फिन और दूसरा है इंडस रिवर डॉल्फिन। होता क्या था, 1970 से 1988 तक इनको ऐसे सेपरेट स्पीसीज का दर्जा दिया जाता था, लेकिन 1998 में इनको सब स्पीसीज का दर्जा दिया गया, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलते हैं? तो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इनकी ट्रिब्यूटरीज में पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। और जो दूसरा है दैट इज इंडस रिवर डॉल्फिन, वो पाए जाते हैं इंडस रिवर, पाकिस्तान और बियास एंड सतलज रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज में। एंड गंगा रिवर डॉल्फिन जो है उसको हमारे देश ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया हुआ है। और जो दूसरा था ना ये इंडस रिवर डॉल्फिन, इसको पाकिस्तान ने नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान ये दर्जा दिया हुआ है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली BRV-PV वॉज इन न्यूज, व्हाट इज इट? तो ये BRV-PV क्या है ये हमें बताना है। So first is, it is an anti-corrosion agent used in the production of high quality steel. B is a new vaccine that is cheap to make and it is capable of preventing rotavirus. C is it is a malaria resistant drug and D is it is a eco-friendly substitute to petroleum product. तो जी इसका आंसर है बी, दैट इज ये नई वैक्सीन बनेगी है जो चीप भी है और साथ ही साथ रोटा वायरस जो है उसको अच्छे से प्रिवेंट भी कर सकती है। इसके बारे में ये न्यूज़ थी, न्यू वैक्सीन अगेंस्ट रोटा वायरस कुड कर्ब द चाइल्ड डिसीज। जी होता क्या है ना कि जो अभी अभी के लिए ऐसी दो वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल तो है, लेकिन ये काफ़ी महंगी है और साथ ही साथ इनको है ना कंटिन्यूस रेफ्रिजरेशन भी लगता है। तो ये जो नई वैक्सीन बनाई गई है BRV-PV, इसमें क्या है? तो इसको पहले तो ये थोड़ी कॉस्ट में कम है, साथ ही साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव है और इसको रेफ्रिजरेशन, कंटिन्यूस रेफ्रिजरेशन भी नहीं लगता। ये इसके ट्रायल जो है वो नाइजीरिया में कर दिए गए हैं और ये पाया गया है कि ये 67% मोर इफेक्टिव है। आपको लग सकता है 67% इफेक्टिव है, लेकिन क्या है ना, ये जो पहले जो ड्रग्स थी वो 30, 40, 50% ही इफेक्टिव था, तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा अच्छी दवाई है। और होता क्या है कि लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो है वो डिहाइड्रेशन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रोटा वायरस इसके हर साल शिकार होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। सो ये दवाई जो है BRV-PV ये बनाई गई है, तो किसके द्वारा बनाई गई? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब अफ्रीका के लिए, अफ्रीका के जो लोग हैं इनके लिए दवाई बनाई गई है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। नाम है BRV-PV। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इट इज़ अ फैसिलिटी टू लेंड फार्मर्स एट अ लोअर रेट व्हेन एक्स्ट्रा डिपॉजिट आर अवेलेबल इन बैंक्स। Next is it is facility to maintain the SLR with the banks. C is it is facility to drain the surplus cash at the lower rate than repo rate without need of any collateral. कोलेट्रल की ज़रूरत के बिना जो अवेलेबल सर्पल कैश है वो रेपो रेट से कम रेट में प्रोवाइड करना। एंड लास्ट इज इट इज़ फैसिलिटी दैट मेक्स बैंक्स टू डिपॉजिट देयर सरप्लस टू RBI, मतलब बैंक जो है हमारे बैंक वो उनके पास वाला सरप्लस RBI में रख सकते हैं, ऐसा ही है। तो हमारा आंसर जो है ना वो है इसमें सी, मतलब ये फैसिलिटी है, दैट इज इट इज़ अ फैसिलिटी टू ड्रेन द सरप्लस कैश एट द रेट लोअर दैन द रेपो रेट विदाउट द नीड ऑफ एनी कोलेट्रल। मतलब जी हुआ क्या है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो बैंक्स है हमारी उनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कैश अवेलेबल हो चुका है। तो इस कैश का करना क्या है, इस ये अभी गवर्नमेंट सोच रही है। तो जो RBI है उसने ऐसे सजेस्ट किया है, प्रपोजल रखा है कि कोई भी कोलेट्रल के बिना अगर आप कैश देते हो लोगों को तो लोगों का भी अच्छा होगा और हमें भी एक रेपो रेट से कम रेट में लोगों को भी लोन अवेलेबल होगा और बैंक को भी इससे मुनाफा होगा। तो इसमें क्या मतलब क्या करना है? टू एब्सॉर्ब द सरप्लस कैश इन बैंकिंग सिस्टम में ये जो एक्स्ट्रा कैश हो गया है उसको एब्सॉर्ब करना है। और तो फिर क्या इसका आंसर, टू ड्रेन द सरप्लस कैश एट द लोअर रेट दैन द रेपो रेट से कम रेट पे ये सरप्लस कैश जो है वो अलॉट करना है विदाउट द नीड ऑफ एनी कोलेट्रल। लेकिन इस पे अभी डिस्कशन चल रहे हैं, लेकिन क्या है ये हमें देख लेना था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। सो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट रणथंबोर टाइगर रिजर्व एंड इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली न्यूज़ ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो, द रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन राजस्थान एंड इज नाउ होम फॉर 62 टाइगर्स, द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन पार्क्स हिस्ट्री। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रणथंबोर नेशनल पार्क इज बाउंड टू द नॉर्थ बाय बनस रिवर एंड साउथ में है इसके चंबल रिवर, ठीक है, ऐसा ये सेकेंड स्टेटमेंट है। और कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है, 1 2 1 2 एंड नन ऑफ दी अबव।
तो जी इसका आंसर है सी है, मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट थे वो करेक्ट है। ये आज ही की न्यूज़ है, 62 टाइगर्स हो गए ये रणथंभौर टाइगर में, और ये इसके हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हो गए। ये कहाँ पे है रणथंभौर टाइगर रिजर्व? तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में, वहाँ पे है ये। और इस वजह से हुआ क्या है कि जो मतलब अभी इसकी कैपेसिटी जो है ना इस पार्क की, तो ये एक्सीड हो चुकी है जो यहाँ के टाइगर है। तो इस वजह से जो वीक टाइगर्स है वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, मतलब देखिए हो सकता है कि वाइल्ड ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस वजह से। साथ ही साथ क्या है कि अगर प्रीडेटर की संख्या बढ़ गई तो जो हर्बीवोरस है उनकी संख्या कम हो सकती है, और बाद में इसका इफेक्ट जो है वो फिर से टाइगर्स पे ही पड़ेगा। ये आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा इसके बारे में, तो ऐसा हो सकता है। और बाकी देख लेते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क लाइज एट द एज ऑफ प्लेटू एंड बाउंडेड बाय द नॉर्थ इन बनस रिवर, और साउथ में कौन सी है? तो चंबल रिवर। और इसका नाम किस वजह से है ये रणथंभौर? तो यहाँ पे ऐसा ये किला है रणथंभौर किला, जो इसी पार्क के भीतर है, इस वजह से इसका नाम रणथंभौर है। ठीक है, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राष्ट्रीय वयश्री योजना एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये राष्ट्रीय वयश्री योजना के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज राष्ट्रीय वयश्री योजना इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड and assisted living devices for senior citizens belonging to BPL category. Then next is, this is a central government scheme fully funded by central government. Next is, the expenditure for implementation of the scheme will be met from the senior citizen welfare fund. इसका जो implementation के लिए fund लगेगा वो ये बनाया जाने वाला है senior citizen fund, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। And next is, the scheme aims to address the disability like low vision, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब चलने के लिए अगर जो प्रॉब्लम होता है इसके बारे में। तो इसमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। ऑल करेक्ट, 1 2 3, 1 3 4 एंड 1 2 4। जी एक्चुअली इसके सभी करेक्ट है। एक्चुअली हमें इसे योजना के बारे में ही बताना था, तो हमने इसके सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट ही रखे हैं। तो आंसर है ए, ऑल करेक्ट। जी ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है वो लॉन्च होने वाली है 1 अप्रैल 2017 में। कहाँ पे? तो नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश में। जी ये पीआईबी की न्यूज़ है। मतलब हम जानते हैं कि ये बाद में आने वाली है, लेकिन अभी पीआईबी में न्यूज़ आई थी तो अच्छे से कवर की गई थी, तो हमने इसको ऐड कर दिया। जी थावरचंद गहलोत जो है, जो मिनिस्टर है हमारे, तो उन्होंने सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि फिजिकल एंड असिस्टेंट लिविंग डिवाइस प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। कौन किसको? तो सीनियर सिटीजन्स जो है हमारे उनको। इसके लिए एक कैंप बनाया जाएगा, और ये कैंप किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो इसका एजेंसी है वो है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, एमएल को। इसके बाद ये भी एक पीएसयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, विच विल अंडरटेक 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस ऑफ द एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक डाटा है जो आप किसी भी इसमें कोट कर सकते हो। तो पॉपुलेशन जो है वो सीनियर सिटीजन्स की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो वो है 10 करोड़ लगभग। और इसमें से जो 70% जो सीनियर सिटीजन्स है वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। साथ ही साथ इनमें से 5.2%, एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। देखिए 10 करोड़ में से 5% भी हो गया, मतलब 1 लाख 50 लाख ऐसे लोग हैं जो सफ़र करते हैं सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड टू ओल्ड एज। मतलब ये जो हमारा ये यहाँ पे बताया गया था, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ, ऐसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो जूझते रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन, मतलब ऐसा प्रोजेक्शन कहा गया है कि 2026 तक हमारे मतलब 10 साल बाद 173 मिलियंस ऐसे सीनियर सिटीजन्स होंगे। ठीक है, तो और बाकी इसके जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में। अंडर द स्कीम फॉलोइंग एड एंड असिस्टेंट लिविंग डिवाइसेस विल बी प्रोवाइडेड। इनको जो सीनियर सिटीजन है बीपीएल फैमिली के अंडर, इनको ये एड प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा फिजिकल इम्पेयरमेंट के लिए? तो वॉकिंग स्टिक जो आप देखते होंगे अक्सर सीनियर सिटीजन यूज़ करते हैं वो, एल्बो क्लचेस, वॉकर्स, ट्रेपॉड्स, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर्स, आर्टिफिशियल डेंटियर्स एंड स्पेक्टेकल्स, ये सब जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप हमने आज के क्वेश्चंस जो है वो सभी कवर कर लिए है। तो मिलते हैं कल। हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड एंड कीप स्टडिंग।